पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर खुदा दोस्त नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत नेक और सुलह पसंद था। इसकी मलका भी बहुत अच्छी और गरीबों की मदद करने वाली औरत थी। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी अनम था। शहजादी अनम अपनी खूबसूरती, ज़हनत और अच्छे खिलाफ की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। खुदा दोस्त के बहुत से वजीर थे, मगर इनमें मिलनसार नामी वजीर अपनी जहानत और कलमाड़ी की वजह से इसके बहुत करीब था। इस वजीर का एक बेटा भी था जिसका नाम खुशबख्त था। वह शहजादी अनम से 2-3 साल बड़ा था। बादशाह को अपने वजीर से इतनी मोहब्बत थी कि उसने इसका महल भी अपने महल के बराबर में ही तामीर करवाया था। वजीर मिलनसार के बेटे खुशबख्त का बचपन शहजादी अनम के साथ खेलते कूदते गुजरा था और अब वो दोनों जवान हो गए थे। खुशबख्त ज़हीन और बहादुर लड़का था। बचपन से ही एक साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए थे। जब खुशबख्त छोटा था तो बादशाह खुदा दोस्त ने उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम भी शहजादी अनम के साथ महल में ही करवा दिया था, जहां दोनों माहिर उस्तादों से तालीम के साथ साथ तलवारबाजी और तीरंदाजी का भी फन सीखते थे। खुदा दोस्त खुशबख्त से अपने बेटे की तरह मोहब्बत करता था। मलका भी खुशबख्त को बहुत पसंद करती थी। बादशाह खुदा दोस्त जिस मुल्क पर हुकूमत करता था वो निहायत छोटा सा था। इसमें 3-4 बड़े बड़े शहर और 150 गांव थे। इसकी फौज भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बादशाह एक बात से बहुत परेशान रहता था कि इसके पड़ोसी मुल्क पर शाह बहराम नामी बादशाह की हुकूमत थी। शाह बहराम का मुल्क बहुत बड़ा था और उसकी फौज भी बहुत ज्यादा थी। वो निहायत जालिम और लालची इंसान था और उसे दौलत हासिल करने का बेहद शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए उसकी फौजें आए दिन आसपास की छोटी रियासतों पर हमला करके वहां के रहने वालों का माल और दौलत लूट कर चली जाती थी। इन छोटी रियासतों की फौजें इनका मुकाबला करने की कोशिश तो करती थी, मगर कम तादाद की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता था। इसी बात से बादशाह खुदा दोस्त बहुत परेशान था। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि वो अपने मुल्क के लोगों की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गया है। उसने सोचा कि इस नाकामी की वजह से बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि वो बादशाहत छोड़ देगा। इस सिलसिले में उसने अपने वफादार वजीर मिलनसार से भी बात की। बादशाह की बात सुनकर वजीर मिलनसार सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि इतना अच्छा बादशाह तख्त छोड़ दे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह बादशाह को उसके फैसले से रोकने के लिए क्या करे। जब उसकी समझ में इस उलझन का कोई हल ना आया तो उसने अपने बेटे खुशबख्त से मशवरा करने की ठान ली। घर जाकर उसने खुशबख्त के सामने इस बात का तज़किरा किया और उससे हालचाल पूछा। खुशबख्त ने बाप की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं महल में जाकर बादशाह सलामत से इस मामले में जरूर बात करूंगा। खुशबख्त ने अपने बाप को भरोसा दिलाया और उसे उम्मीद थी कि वह बादशाह को उसके इरादे से रोकने में जरूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह के इस फैसले का इल्म मलका और उसकी बेटी शहजादी अनम को भी हो गया था और वे दोनों भी बहुत फिक्रमंद थी। शाम को जब वजीर मिलनसार खुशबख्त के साथ महल आया तो शहजादी अनम अपने बाप के साथ बाग में टहल रही थी। बादशाह बहुत उदास था। खुशबख्त उसके करीब आया और हाथ बांधकर निहायत अदब से बोला, जहां पना, मुझे आपके वालिद साहब की ज़बानी आपकी परेशानी का इल्म हो गया है। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस परेशानी का हल यह नहीं है कि आप दिल छोड़कर तख्त छोड़ दें। अगर जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो उसका मुकाबला करना चाहिए। बादशाह ने उदासी से कहा, हम कैसे मुकाबला करें? पड़ोसी मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी फौज भी बहुत ज्यादा है। वे लोग जब चाहते हैं हमारे मुल्क पर हमला बोलते हैं, हमारे लोगों को अपने जुल्म का निशाना बनाकर उनका माल लूट लेते हैं। हमारी फौज बहुत कम है और एक हद तक ही उनका मुकाबला कर पाती है, फिर हार जाती है। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अपनी रियाया को उनके जुल्म से नहीं बचा सकते। खुशबख्त ने सर झुकाकर कहा, जहांपना, आपकी फौज कम है तो इसका एक ही हल है कि फौज को ज्यादा किया जाए ताकि दुश्मन पर गलबा पाया जा सके। खुशबख्त की बात सुनकर बादशाह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हम फौज की तादाद बढ़ा लें, मगर हमारे खजाने में इतने पैसे नहीं है। सारा अनाज और दूसरी चीजें दुश्मन मुल्क की फौज लूट कर ले जाती है, जिससे लोग गरीब हो गए हैं और खजाने में महसूल जमा नहीं हो सकता। शाही खजाना तो रियाया के दिए हुए महसूल से ही भरता है।
हम सिपाहियों की तनख्वाह कहाँ से देंगे? उनके लिए जंगी सामान कहाँ से आएगा? खजाना तो खाली पड़ा है, इसमें चंद बाकी रह गई है। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। जहां पनाह, यह सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। खुशबख्त ने बड़े यकीन से कहा, मेरे पास एक मंसूबा है, इस पर अमल करके हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। बस मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपने इस मंसूबे पर अमल कर सकूं। इसके अलावा मुझे 17,000 रुपए भी दरकार होंगे। इनका इंतजाम शाही खजाने से करना होगा। खुशबख्त की बात सुनकर बादशाह की आंखें खुशी से चमकने लगी। शहजादी अनम भी खुश नजर आने लगी। उसे यकीन था कि खुशबख्त इस मसले को हल करने में जरूर कामयाब हो जाएगा। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि इस सिलसिले में जो कुछ भी करना चाहते हो करो, बादशाह ने खुशी खुशी कहा। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी मुश्किल को महसूस करके हमारी मदद करने का फैसला किया है। तुम्हारी अक्ल और दानिशमंदी से हमें उम्मीद है कि हम और हमारा मुल्क इस मुश्किल से निकल जाएगा। हम शाही खजांची को भी हुक्म देंगे कि 1 लाख रुपये तुम्हारे हवाले कर दे। फिर बादशाह ने उसी वक्त शाही फरमान जारी कर दिया कि हुकूमत के तमाम लोग इस पर अमल करें और उसे जिस किस्म की मदद चाहिए वह मुहैया कराएं। ये खबर हर तरफ फैल गई थी। वजीर बहुत खुश था कि बादशाह सलामत ने उसके बेटे को एक अहम काम करने के लिए मुंतखब कर लिया है। अगले रोज खुशबख्त को 1 लाख रुपये दिए गए। खुशबख्त ने लोहारों को तलब किया जो भट्टियों में लोहे को पिघलाकर मुख्तलिफ चीजें बनाने में माहिर थे। हुक्म मिलते ही चंद दिनों में मुल्क भर के तमाम लोहार और उनके साथ काम करने वाले मजदूर हाजिर हो गए। उसी दौरान खुशबख्त ने महल से कुछ दूर एक बहुत बड़ी जगह पर उनके रहने का इंतजाम करवा दिया। उसने इसी जगह लोहे और दूसरी धातु को पिघलाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी भट्टियां भी लगवा दी। जब सभी लोहार और उनके कारीगर वहां पर मयस्सर हो गए तो खुशबख्त ने उनसे कहा, आज से आप सब लोग शाही लोहार हैं। आपको अच्छी तनख्वाह दी जाएगी, मगर सब लोगों को 24 घंटे यहीं रहना पड़ेगा ताकि यहाँ हर वक्त काम होता रहे। आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की फौजें आए दिन हमारे मुल्क पर हमला करके यहाँ के लोगों का माल और अनाज लूट लेती हैं। वे लोग हमारे नौजवानों को भी पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें गुलाम बना लेते हैं। अगर यही हालात बरकरार रहे तो एक दिन वे हमारे मुल्क पर भी कब्जा करके हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। गुलामी बहुत बुरी होती है। किसी का गुलाम बन जाने वाले लोग जिंदा तो रहते हैं मगर तरक्की नहीं करते। उन्हें पढ़ने लिखने और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं होती। आजाद मुल्क के आजाद लोग ही अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालते हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। अपने वतन की हिफाजत के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी फौज की तादाद बढ़ाएं ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर बुरी नजर ना डाल सके और हम और हमारे घर वाले उनके जुल्म से महफूज रह सकें। हमारे मुल्क का हर फर्द एक सिपाही होगा, मगर इसके लिए हमें जंगी साजो सामान की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोगों का काम यह है कि अपने दुश्मन से बचाव के लिए दिन रात हथियारों की तैयारी में लग जाएं। खुशबख्त की बात उनकी समझ में आ गई थी। वहां आए हुए तमाम मजदूर और लोहार ने ऐलान किया कि वे अपने मुल्क की सलामती के लिए जी जान से काम करेंगे। उन्होंने अपना कहा कर दिखाया और दिन रात काम करके चमचमाती तलवारें, खंजर और ढालों के ढेर लगा दिए। जब ये सारा सामान एक बहुत बड़ी तादाद में तैयार हो गया तो खुशबख्त ने एक दूसरा हुक्मनामा जारी कर दिया कि मुल्क का हर जवान जो 18 साल से 30 साल की उम्र का है अपना नाम आकर शाही रजिस्टर में लिखवाए। ऐसे तमाम लोगों को जंगी तरबियत दी जाएगी और उन्हें शमशीर, तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर बनाया जाएगा। ये तरबियत लेने वाले बाकायदा फौज के मुलाजिम नहीं होंगे, मगर जंग होने की सूरत में वह सब रिजर्व के तौर पर शाही फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे ताकि अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। इस ऐलान के होते ही पूरे मुल्क में एक जोश पैदा हो गया। सब लोग अपने मुल्क से बेहद प्यार करते थे और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान और माल लुटाने को तैयार थे। चंद ही दिनों में बेशुमार नौजवान हाजिर हो गए। खुशबख्त ने अपनी निगरानी में सिपाहियों और दूसरे जंगी सामान की तैयारी करवाई। खुशबख्त ने एक और अहम काम किया था। उसने चारों तरफ अपने जासूस फैला दिए जो हरदम जालिम और मक्कार शाह बहराम की फौज पर नजर रखते थे। जब उन्हें दुश्मन के इरादों की खबर मिलती तो वे यह इत्तला खुशबख्त तक पहुंचा देते। एक दिन उन्हें खबर मिली कि दुश्मन ने हमला करने की मंसूबा बंदी कर ली है और उनकी तरफ बढ़ रहा है।
यह इत्तला मिलते ही खुशबख्त ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। उसकी सारी फौज न सिर्फ तादाद में बहुत ज्यादा थी, बल्कि निहायत मुनासिब तौर पर तैयार हो चुकी थी। दुश्मन को इन तमाम बातों का इल्म नहीं था। वे तो यही समझ रहे थे कि इस बार भी वे इन कमजोर लोगों पर हमला करके न सिर्फ उनका माल और असबाब लूट लेंगे, बल्कि उनके मुल्क पर भी कब्जा कर लेंगे। शाह बहराम अपनी फौज की कयादत कर रहा था और जिरा बख्तर पहनकर हाथ में चमचमाती तलवार लेकर सबसे आगे था। इसके पीछे पहली कतार में हजारों सैनिक जिरा बख्तर पहने हुए थे। इन सैनिकों के पीछे तीरंदाज और नजदीक लड़ाई में माहिर घुड़सवार सिपाही थे। जैसे ही दुश्मन से सामना हुआ, खुशबख्त की फौज ने उन पर हमला कर दिया। उनके सिपाही लोहे की जिरा बख्तर पहने हुए थे, इसलिए दुश्मन की तलवारों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। मगर उनकी तेज और चमकती हुई तलवारों ने दुश्मन के सैनिकों का तेजी से सफाया करना शुरू कर दिया। दुश्मन के सिपाही जो घोड़े पर सवार थे, उन पर तीर चलाने लगे। इन तीरंदाजों का निशाना पक्का था, जिसकी वजह से कुछ ही देर में दुश्मन के बेशुमार सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठे। लड़ाई शुरू हुए। थोड़ी ही देर हुई थी कि दुश्मन की फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया। उनके बहुत सारे सिपाही मारे गए और जो बच गए उन्होंने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर हमारे सैनिकों ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया और उनका पीछा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनका लालची बादशाह भी गिरफ्तार हो गया था। मैदान ए जंग की पल पल की खबरें शाह खुदा दोस्त को महल में मिल रही थी। जब उसे पता चला कि दुश्मन को शिकस्त हो गई है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसे अपनी बेहतरीन हिकमत और इमली की वजह से दुश्मन को हार का सामना करना पड़ा था। इस पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि जालिम और लालची बादशाह बहराम उसके सामने लाया गया। बहराम के चेहरे पर परेशानी के आसार साफ दिख रहे थे और वह सोच रहा था कि अब उसके साथ क्या सलूक होगा। शाह खुदा दोस्त ने एक तीखी निगाह उस पर डाली और कहा, तुम्हारे लालच और जुल्म ने तुम्हें यह दिन दिखाया है। अगर तुम लूट मार का बाजार गर्म न करते और अपने इर्द गिर्द के छोटे और कमजोर मुल्कों से मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत से रहते, तो कभी भी इस जिल्लत का सामना न करना पड़ता। ताकत के नशे ने तुम्हें जालिम और मगरूर बना दिया था। जालिम और मगरूर लोगों का यही अंजाम होता है। शाह खुदा दोस्त ने बहराम को एक दूर दराज वीरान जजीरे पर छोड़वा दिया, जहां एक भी इंसान नहीं था। इसके बाद उसने बहराम के मुल्क को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। उस मुल्क के खजाने मासूम लोगों की लूट मार से भरे हुए थे। खुशबख्त के मशवरे पर तमाम दौलत उन लोगों को वापस कर दी गई जिन्हें बहराम ने लूट कर अपने खजाने भरे थे। इस कामयाबी पर शाह खुदा दोस्त के मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने पूरे एक हफ्ते तक इसका जश्न मनाया। जालिम और लालची शाह बहराम से निजात पाने के बाद आसपास के मुल्कों में रहने वालों को भी कोई डर और खौफ नहीं रहा और वे भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। चंद ही दिनों में ही शाह खुदा दोस्त के मुल्क में बहुत खुशहाली आ गई। लोग खुशहाल हुए तो मुल्क में आने वाली राजस्व में तेजी से इजाफा होने लगा, जिसे शाह खुदा दोस्त अपनी राय और भलाई के कामों में खर्च करने लगा। वजीर खुशबख्त ने जिन सिपाहियों को फौज में रिजर्व के तौर पर भर्ती किया था, शाह खुदा दोस्त ने न सिर्फ उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा, बल्कि उन्हें बाकायदा फौज में शामिल करने के आदेश भी जारी कर दिए। उनकी बेहतरीन हिकमत और मेहनत की वजह से एक जालिम और लालची बादशाह से सबको निजात मिल गई थी। शाह खुदा दोस्त इससे बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद उसने मलिका से मशवरा करके शहजादी आनंद की शादी खुशबख्त से कर दी और उसे तख्त को ताज सौंप कर खुद इबादत में मसरूफ हो गया। हजारों वर्ष पूर्व की एक दास्तान है। चीन पर एक नेकदिल बादशाह की हुकूमत थी। उसकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम शहजादी खाबर था। वह अत्यंत सुंदर थी। उसका चेहरा सूर्य की भांति चमकता था। शहजादी को बाल्यकाल से ही फूल अत्यधिक प्रिय थे। वह प्रायः अपने महल के बागों में कलियों और पुष्पों के संग खेलती रहती थी। एक दिन प्रातःकाल के समय उसने गुलाब की डाल पर एक सुंदरी मनमोहिनी चिड़िया देखी। शहजादी का हृदय उस चिड़िया को पकड़ने की इच्छा से भर गया। उसने दौड़कर चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु वह चिड़िया जितनी सुंदर थी उतनी ही चप्पल थी। वह एक डाल से उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठी। अंततः थककर शहजादी ने एक कंकड़ उठाया और चिड़िया को दे मारा। बेचारी चिड़िया घायल होकर क्यारी में गिर पड़ी।
शहजादी खाबर उसे पकड़ने के लिए लपकी, किंतु जैसे ही वह उसके निकट पहुंची, उसकी आंखों के सामने धुआं छा गया। इस धुएं में से शहजादी को एक काली परछाई दिखाई दी। वह भयभीत होकर सहम गई और पीछे दौड़ने लगी। तभी उसे किसी के कहकहों की आवाज सुनाई दी। शहजादी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने एक चीख मारी और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। दूर खड़ा माली यह दृश्य देख रहा था। वह दौड़कर शहजादी के पास आया और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। जब काफी देर तक शहजादी को होश न आया तो वह उसे उठाकर मलका के पास ले आया। बादशाह को जब यह सूचना मिली तो वह दरबार छोड़कर महल में आ गया और बहुत से हकीमों को शहजादी के इलाज के लिए बुलवा लिया, मगर शहजादी को होश नहीं आया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। रात के लगभग 12 बजे बादशाह चिंता में शहजादी की चारपाई के पास टहल रहा था। तभी उसे कमरे में एक आवाज सुनाई दी, सब यहां से निकल जाओ वरना शहजादी मर जाएगी। बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार था। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही जब वह शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर से गायब पाकर हैरान रह गया। चारपाई के सिरहाने एक प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई थी। बादशाह ने उसे उड़ाना चाहा किंतु असफल रहा। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर सलाह मशविरा किया। वजीर ने कहा, जहां पनाह इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लिया जाए। इसके बाद पूरे राज्य में मुनादी कर दी गई कि जो कोई भी पिंजरे की चिड़िया को शहजादी के रूप में वापस लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। कई लोग अपनी किस्मत आजमाने निकले किंतु कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं सका। दूर दराज के एक शहर में एक गरीब लड़का रहता था जिसने कठिन परिश्रम करके 10वीं जमात पास की थी। उस लड़के का नाम शरीफ था। वह बड़ा मेहनती और बहादुर लड़का था। उसका दिल चाहता था कि किसी तरह से वह पिंजरे की चिड़िया को शहजादी के रूप में वापस ले आए और फिर चीन का बादशाह बन जाए। शरीफ एक रात इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसे कमरे से खख की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई हंस रहा है। शरीफ ने चारों ओर देखा लेकिन उसे सिर्फ अपना साया नजर आया। थोड़ी देर बाद फिर हंसी की आवाज आई। शरीफ ने कहा, कौन है? आवाज आई, मैं हूं। शरीफ ने पूछा, मैं कौन? आवाज आई, मैं भूत हूं। शरीफ ने कहा, यहां क्या करने आए हो? भूत ने जवाब दिया, कुछ नहीं। शरीफ ने कहा, तो फिर मुझे आराम करने दो। भूत ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। शरीफ ने कहा, तो ना जाओ, मेरे साथ आकर लेट जाओ। यह सुनकर भूत बहुत खुश हुआ। उसने शरीफ से कहा, तुम अच्छे लड़के लगते हो, मुझे दोस्त बनाना पसंद करोगे? शरीफ ने कहा, क्यों नहीं। और फिर एक नन्हे मुन्ने बौने की शक्ल का भूत शरीफ के कमरे में टहलने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और घुल मिलकर बातें करने लगे। शरीफ ने भूत को अपने दिल की बात बताई कि उसकी ख्वाहिश शहजादी से विवाह करने की है, मगर वह बेचारी तो पिंजरे में कैद है। भूत यह सुनकर हंसा और बोला, यार चिंता मत करो, तुम्हारी यह ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। भूत ने कहा, मैं इस पूरे राज्य को जानता हूं। एक दिन मैं चिड़िया बनकर शहजादी के बाग में उड़ रहा था। शहजादी ने मुझे कंकड़ मारकर छेड़ा। मुझे गुस्सा आया और जब मैंने अपना असली रूप धरा तो शहजादी बेहोश हो गई। रात को मैंने उसे वहां से उठा लिया और उसकी जगह एक चिड़िया छोड़ आया। अब वह शहजादी समुद्र पार के एक कालकोठरी में बंद है। यह लो उसकी चाबी। लेकिन दोस्त, ध्यान रखना, रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर कोई और भूत तुम्हारा रास्ता रोके तो उसे मेरी यह अंगूठी दिखा देना। इतना कहकर भूत गायब हो गया। शरीफ दूसरे दिन सीधे बादशाह के पास पहुंचा और बोला, मुझे असल राज मालूम हो चुका है। आपकी बेटी समुद्र पार के एक द्वीप में कैद है। जब मैं उसे रिहा कराऊंगा तो यह पिंजरे की चिड़िया खुद ब खुद उड़ जाएगी। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शरीफ ने बादशाह से अनुमति ली और कालकोठरी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला जिसने कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। शरीफ के पास एक ही रोटी थी जो उसने बाबा को दे दी। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि समुद्र के किनारे एक मछली तड़प रही थी। शरीफ ने उसे पकड़कर पानी में छोड़ दिया। मछली ने भी उसे ढेर सारी दुआएं दी। फिर रास्ते में कई भूत मिले, मगर उसने अपनी अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसे जाने दिया। समुद्र पार के द्वीप में पहुंचते ही शरीफ की नजर एक पुरानी टूटी फूटी कोठरी पर पड़ी। वह समझ गया कि शहजादी यहीं होगी।
उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो देखा कि पत्तों के बने कालीन पर शहजादी खाबर सो रही थी। शरीफ के कदमों की आवाज सुनकर वह जाग उठी और अपने पास एक इंसान को देखकर रोने लगी। शरीफ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे महल में वापस ले आया। बादशाह अपनी बेटी को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पिंजरे की ओर देखा तो वह खाली था। चिड़िया उसमें से खुद ब खुद उड़ चुकी थी और शहजादी खाबर उसके सामने बैठी थी। बादशाह ने शहजादी का विवाह शरीफ से कर दिया और वे दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक श्रापित परिवार की एक दिलचस्प दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गांव रामपुर में एक प्रभावशाली चौधरी परिवार का वर्चस्व था। जसवंत सिंह चौधरी एक समृद्ध जमींदार थे और उनके 4 बेटे थे, महेश, प्रकाश, रविंदर और बलवंत। बलवंत सबसे छोटे बेटे थे जो शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आए थे। उनके गांव वापस आने पर पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल था। चौधरी साहब ने इस खुशी में एक भव्य भोज का आयोजन किया था जिसमें आसपास के रसूखदार लोगों और गांव के हर परिवार को आमंत्रित किया गया था। साथ ही नाच गाने और संगीत का भी आयोजन किया गया था। पूरा गांव चौधरी साहब के यहाँ नए कपड़े पहनकर और अच्छे से तैयार होकर पहुंचा था। महिलाएं भी सज धज कर वहां पहुंच रही थी। एक तरफ भोज चल रहा था और दूसरी तरफ एक बड़े मंच पर चौधरी साहब और उनके परिवार के लोग बैठे हुए थे। बलवंत भी वहां मौजूद थे। शहर में रहकर उनकी सुंदरता में और निखार आया था। वही मंच पर नाच गाने का मजा लेने में जुटे हुए थे। वहां कमली नाम की एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की थी जो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उसके पिता चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी करते थे और वह एक गरीब परिवार की बेटी थी। कमली अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। जब मंच पर नाच गाना चल रहा था तो कमली भी एक कोने में बैठकर इसका आनंद ले रही थी। तभी बलवंत की नजर उस पर पड़ी और वह उसे देखता ही रह गया। उनकी नजरें आपस में टकराई और दोनों सम्मोहित से हो गए। लेकिन तभी जसवंत चौधरी ने बलवंत को आवाज दी और वह अपने पिता के पास चला गया। कमली भी अपने परिवार के साथ घर चली गई। बलवंत कमली को ढूंढने लगा लेकिन उसका नाम तक नहीं पूछ पाया। वह कमली का चेहरा और उसकी आंखें याद करता रहा। अगले दिन बलवंत चौधरी कमली को ढूंढने के लिए पूरे गांव का चक्कर लगाया पर वह कहीं नजर नहीं आई। एक दिन बलवंत अपने खेतों की देखभाल करने गया जहां फसल कटाई चल रही थी। तभी उसकी नजर कमली पर पड़ी जो अपनी मां के साथ फसल काटने आई थी। बलवंत ने सभी मजदूरों से उनका हालचाल पूछा और कमली का नाम जानने के बाद उससे मिलने के बहाने खेतों में जाने लगा। कमली और बलवंत अब अक्सर मिलते और बातें करने लगे। एक दिन बलवंत ने कमली से कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कमली ने जवाब दिया, मलिक, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारा मेल कहाँ है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूं और हमारी जाति भी अलग है। आपकी और मेरी कभी भी शादी नहीं हो सकती। बलवंत ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। कमली ने बलवंत से कहा कि वे दोनों पहाड़ी के ऊपर माता के मंदिर चलें, जहां कहते हैं कि मांगी गई मुराद पूरी होती है। वहां वे माता से अपने लिए प्रार्थना करेंगे और माता उनकी मुराद पूरी करेंगी। कमली और बलवंत ने मंदिर जाने का निश्चय किया जहां वे अपनी प्रेम कहानी को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। अगले ही दिन बलवंत और कमली तड़के ही मंदिर की ओर निकल पड़े। वे संकरी पगडंडियों से होकर आगे बढ़ते रहे। मंदिर के रास्ते में एक निर्मल नदी आई जिसे उन्होंने दोनों किनारों से पार किया। फिर पहाड़ी की ऊंचाइयों को चढ़कर वे मंदिर तक पहुंचे, माता के दर्शन किए और एक दूसरे का साथ मांग लिया। मंदिर के पास ही एक कुटिया थी जहां एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। बलवंत और कमली ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने पूछा, तुम कौन हो बच्चों और यहाँ क्यों आए हो। बलवंत ने अपनी और कमली की पूरी कहानी साधु को सुना दी। साधु कुछ समय के लिए ध्यानमग्न हो गए और फिर बोले, बच्चों, जो तुम करने जा रहे हो वह कठिन है। अगर तुम शादी कर भी लोग तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलवंत ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों बाबा। लेकिन साधु चुप रहे। बलवंत और कमली अपने घर वापस आ गए। उनके प्रेम का चर्चे
गांव में आग की तरह फैल गए। कमली के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कमली को बहुत मारा और कहा, तुमने क्या किया? अगर बड़े मालिक को पता चला तो वे हमें गांव से बाहर कर देंगे। हम कहां जाएंगे? हम तो उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? उधर जसवंत चौधरी को भी यह खबर लग गई थी। उन्होंने गुस्से में बलवंत को बुलाया और पूछा, बलवंत, यह मैं क्या सुन रहा हूं? रामदीन, हमारा नौकर, उसकी बेटी और तुम्हारा क्या संबंध है? बलवंत ने कहा, बाबूजी, मुझे माफ करें। कमली एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसे प्यार करता हूं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जसवंत चौधरी ने गुस्से में बलवंत को थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या इसीलिए तुम्हें शहर भेजा था पढ़ने के लिए? ऐसी लड़कियां बिस्तर तक ही ठीक होती हैं। आज के बाद उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी शादी पृथ्वीपुरी के जमींदार की बेटी से होगी। बलवंत ने कहा, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। कमली और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन जसवंत चौधरी यह सुने बिना ही वहां से चले गए। बलवंत की मां ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने बाबूजी की बात माननी चाहिए। उन्होंने जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर है। वे तुम्हें और कमली को कभी एक नहीं होने देंगे। तुम वही शादी कर लो जहां बाबूजी ने कहा है। बलवंत ने उत्तर दिया, नहीं मां, मैं और कमली एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकते। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इधर जसवंत चौधरी ने अपने विश्वास पात्र आदमी को बुलाया और आदेश दिया, आज रात रामदीन के घर को जला दो। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कमरे के बाहर एक व्यक्ति इस बातचीत को सुन रहा था। रात लगभग 2 बजे 8 से 10 नकाबपोश लोगों ने रामदीन के घर के चारों ओर आग लगा दी। रामदीन का घर धधकता हुआ जल चुका था और नकाबपोश लोग वहां से चले गए। उधर नदी के पास पगडंडी पर रामदीन और उसका परिवार चल रहे थे। रामदीन ने कहा, अच्छा हुआ मालिक रविंद्र चौधरी जी ने हमें समय से घर से निकलवा दिया और हमारी जान बचा ली। रविंद्र चौधरी जसवंत चौधरी का तीसरा बेटा और बलवंत का बड़ा भाई था। वह अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। दोनों भाई साथ खेलते और बड़े हुए थे। रविंद्र पहले से ही बलवंत और कमली के प्रेम के बारे में जानता था और उसने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब जसवंत चौधरी अपने आदमियों को रामदीन के परिवार को खत्म करने का आदेश दे रहे थे, तब रविंद्र ने यह सुन लिया था और समय रहते जाकर सभी को सुरक्षित निकाल लिया था। हालांकि उसने यह बात अपने भाई बलवंत को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे पता था कि उनके बाबूजी जसवंत चौधरी कभी भी उन्हें एक नहीं होने देंगे। अगर उन्हें कमली और उसके परिवार का पता चल गया तो वह फिर से उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए रविंद्र ने यह बात किसी को नहीं बताई और सोचा कि कुछ दिनों में उसका भाई भी कमली को भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा तथा उसकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। रविंद्र ने रामदीन को अपने दूर के रिश्ते के मामा के नाम पर एक चिट्ठी दी और कहा, उन्हें अपने यहाँ आश्रय दे देना और काम पर भी रख लेना। रामदीन का परिवार अगले दिन शाम तक नारायणपुर पहुंच गया। चौधरी की चिट्ठी देकर वहां के जमींदार, नारायणपुर के छोटे जमींदार और धर्मपरायण आदमी ने रामदीन के परिवार को अपने खेत में बने मकान में रुकने की व्यवस्था कर दी। इधर बलवंत चौधरी जब सुबह उठता है तो हवेली के बाहर बातें हो रही थी कि रामदीन के घर में रात को आग लग गई और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। यह सुनकर बलवंत पागल सा हो जाता है और दौड़ते हुए कमली के घर की तरफ जाता है। उसके पीछे उसका भाई रविंद्र भी जाता है। पूरा घर राख का ढेर बन गया था। बलवंत राख के ढेर में घुसने की कोशिश करता है तो पीछे से रविंद्र उसे पकड़ लेता है और अपनी हवेली में ले आता है। बलवंत पूरी तरह बदल चुका है। कमली की यादों में वह पागलों की तरह हो गया है। वह न किसी से बात करता है न हंसता है, बस गुमसुम ही रहता है। उसका भाई और माँ उसे बहुत समझाते हैं। इधर जसवंत चौधरी उसकी शादी पृथ्वीपुर के जमींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं। पृथ्वीपुर के जमींदार की ओर से एक संदेश आता है और वह एक चिट्ठी जसवंत चौधरी को देते हैं। जसवंत चौधरी चिट्ठी पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि उनकी बेटी माधवी की उम्र 18 वर्ष होने पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी को निमंत्रित किया गया है। बलवंत को भी लेकर आएं, जिससे माधवी और बलवंत एक दूसरे को देख लें और पसंद कर लें, ताकि आगे उनकी शादी की बात की जा सके। यह खबर सुनकर जसवंत चौधरी बहुत खुश होते हैं और घर में सबको बताते हैं। पृथ्वीपुर के जमींदार की बेटी से बलवंत की शादी हर तरह से फायदे का सौदा है।
क्योंकि पृथ्वीपुर एक बहुत बड़ी रियासत है जिसका प्रभाव पूरे देश में है। पृथ्वीपुर के जमींदार की गिनती देश के सबसे अमीर जमींदारों में होती है और वहां कोई लड़का नहीं है, सिर्फ एक लड़की माधवी है। समारोह में माधवी की नजर बस बलवंत पर ही लगी रहती है। माधवी एक बहुत खूबसूरत, संस्कारी और सभ्य लड़की थी जो सबको सम्मान देने वाली और हवेली में सबकी लाडली थी। समारोह खत्म होने के बाद जसवंत चौधरी अपने रुकने के स्थान पर चले जाते हैं। उधर माधवी का बहुत बुरा हाल था। उसे तो बस चारों तरफ बलवंत चौधरी ही दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। जैसे जैसे रात बीतती है और सुबह होती है, उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी की बात करने के लिए इस समारोह में उन्हें बुलाया गया है। अगर तुम्हें बलवंत पसंद है तो तुम बलवंत से अकेले में मिलकर पक्का कर लो, फिर तुम्हारे पिताश्री चौधरी साहब से तुम दोनों की शादी की बात कर लेंगे। दोपहर के भोजन में जसवंत चौधरी, उनकी पत्नी और बलवंत को बुलाया जाता है। सभी लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। माधवी बस बलवंत को देखे जा रही थी, परंतु बलवंत ने एक बार भी उसकी ओर नजर नहीं मिलाई। भोजन के पश्चात माधवी की माँ उससे कहती है, बेटी, बलवंत को हवेली दिखा लाओ। माधवी और बलवंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। माधवी बलवंत को अपनी हवेली दिखाती है, परंतु बलवंत उससे कोई बात नहीं करता। माधवी पूछती है, क्या बात है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? बलवंत उत्तर देता है, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपको कोई नापसंद नहीं कर सकता, पर मैं आपके लायक नहीं हूं। माधवी कहती है, आप जैसे भी हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। बलवंत कुछ नहीं कह पाता और उनकी मुलाकात समाप्त हो जाती है। माधवी की माँ उससे पूछती है, कैसा लगा बलवंत तुम्हें? माधवी मुस्कुराकर जवाब देती है। उसकी माँ कहती है, इसका मतलब मैं समझूं कि तुम्हारी हाँ है। पृथ्वीपुर के जमींदार जसवंत चौधरी, पंडित जी और अन्य लोग बलवंत और माधवी की शादी की बात कर रहे थे। पंडित जी कहते हैं, अगले महीने की एकादशी का मुहूर्त शादी के लिए बहुत शुभ है। दोनों परिवारों में शादी की तैयारी चल रही थी, परंतु बलवंत अभी भी कमली की यादों में खोया हुआ था। उधर कमली का भी बुरा हाल था। वह ना कुछ खाती, ना पीती, ना किसी से बात करती, बस गुमसुम रहती थी। रामदीन और उसकी पत्नी उसे बहुत समझाते, पर वह कोई जवाब नहीं देती। एक दिन कमली पास के तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी नारायणपुर के जमींदार का बेटा कारण वहां आता है। वह कमली को देखकर मोहित हो जाता है। कारण कमली के पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? कमली बताती है, मैं पास के खेतों में बने मकान में रहती हूँ। कारण वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ को कमली के बारे में बताता है और कहता है, मैं शादी उसी लड़की से करूंगा। कारण की माँ कहती है, मैं तुम्हारे पिताश्री से बात करूंगी। अगले दिन कारण की माँ अपने पति से बात करती है और कारण के दिल की बात बताती है। तब वह कहते हैं, अगर कारण को लड़की पसंद है तो मैं लड़की के पिता को बुलाकर शादी की बात करूंगा। अगले दिन रामदीन को नारायणपुर के जमींदार की हवेली में बुलाया गया। रामदीन हवेली पहुंचा और उसे बहुत सम्मान के साथ बैठाया गया। जमींदार साहब आए तो रामदीन खड़ा हो गया। जमींदार ने उसे बैठने का आग्रह किया और बोले, रामदीन, बुरा मत मानना, पर एक बात कहनी है। रामदीन ने कहा, जी मलिक, आप हमारे अन्नदाता हैं, कहिए। एक नहीं, 1000 बातें कहिए। जमींदार साहब ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी हवेली की बहू बनाना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। रामदीन ने कहा, मलिक, मुझे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? यह तो मेरे और मेरी बेटी के लिए सौभाग्य की बात होगी, पर मैं एक छोटी जाति का आदमी हूं और आप राजा सोल्जर कहाँ, गंगू तेली कहाँ? मलिक ने कहा, रामदीन, मैं यह सब नहीं मानता। भगवान ने सबसे पहले हमें इंसान बनाया है। कल पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लेते हैं। रामदीन बहुत खुश होकर घर लौटता है और अपनी पत्नी और बच्चों को खुशखबरी सुनाता है कि उनके मलिक ने उनकी बेटी कमली का रिश्ता अपने बेटे कारण से तय कर दिया है। यह सुनकर कमली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, बापू, ये आपने क्या किया? आप जानते हैं कि मैं चौधरी मलिक की अमानत हूं। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप इस रिश्ते को मना कर दें। रामदीन गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? इतना अच्छा रिश्ता मिला है और वह भी जमींदार के घर से। जिन्होंने हमें आश्रय दिया है वे तुम्हें अपनी हवेली की बहू बना रहे हैं। अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा,
अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। कमली का रो रो कर बुरा हाल था। वह सोचती है कि किसी तरह यह खबर बलवंत चौधरी तक पहुंच जाए, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। अगले दिन कमली तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी अर्जुन वहां आता है और कमली के पास बैठ जाता है। वह पूछता है, कैसी हो कमली, यहाँ कैसे बैठी हो? कमली कोई जवाब नहीं देती। कारण फिर बोलता है, कमली, हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे कोई बात नहीं कर रही हो। ये रूखापन क्यों है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह कमली का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर पूछता है, कमली, एक दोस्त के नाते ही बता दो। इतने में कमली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वह चुप होती है तो कहती है, मलिक, मैं अपना दिल पहले से किसी को दे चुकी हूं और मैं उनके सिवा किसी और को अपना नहीं सकती। वह भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, बस उनका इंतजार है मुझे। कारण कहता है, इतनी सी बात, तो तुम्हारी शादी तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं होगी। तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। जब तक मैं तुम दोनों की शादी नहीं करवा देता, चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। कमली कहती है, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही है तो क्या तुम मेरा एक अच्छा दोस्त बन सकती हो? अब तो यह बता दो कि वह खुशनसीब कौन है। तब कमली कहती है, वह रामपुर के चौधरी बलवंत जी है। बलवंत का नाम सुनकर कारण चौंक जाता है और कहता है, बलवंत तो मेरा भाई है। 1-2 दिन में ही रामपुर जाकर उससे मिलता हूं और उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूं। अब तो खुश होना कमली। कमली कहती है, हाँ मलिक, अब मैं बहुत खुश हूं। इधर रामपुर में बलवंत और माधवी की शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि 3 दिन बाद उनका विवाह होने वाला था। अगले दिन कारण अपने घोड़े पर सवार होकर रामपुर के लिए रवाना होता है। रामपुर से पहले एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर दिखता है तो वह दर्शन के लिए वहां चला जाता है। माता के दर्शन करने के बाद वह पास की कुटिया की ओर बढ़ता है, जहां महात्मा जी ध्यान में लीन होते हैं। महात्मा जी को प्रणाम करके जब वह आगे बढ़ने को होता है तो महात्मा जी उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको बेटा। महात्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वह कार्य निस्संदेह करो तो सभी के लिए कल्याणकारी होगा। कारण जवाब देता है, बाबा जी, मैंने वादा किया है और वह कार्य मुझे हर हाल में करना ही है। प्रणाम करके वह वहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में वह रामपुर पहुंचता है और हवेली में प्रवेश करता है। वहां सभी लोगों से मिलकर वह बलवंत के कमरे में जाता है। बलवंत गुमसुम बैठा होता है, लेकिन कारण को देखते ही उसे गले लगाकर रोने लगता है। कारण उसे सांत्वना देता है और बताता है कि कमलेश जीवित है और आज भी उसका इंतजार कर रही है। बलवंत कहता है, दोस्त, मुझे कमली के पास ले चलो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इतने में रविंद्र चौधरी वहां आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। रविंद्र से बलवंत कहता है, आपको पता है कि मेरी कमली जीवित है और मेरा इंतजार कर रही है। रविंद्र कहते हैं, छोटे, मुझे सब पता है, और पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने कमली और उसके परिवार को वहां से बाहर निकाला था। बलवंत कहता है, भैया, मुझे कमली के पास जाना है। रविंद्र कहते हैं, छोटे, यह अभी संभव नहीं है। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम हवेली से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर बाबूजी को पता चल गया कि कमली और उसका परिवार जिंदा है तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत कहता है, भैया, फिर क्या करें? मैं कमली के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। रविंद्र सोचते हुए कहते हैं, एक रास्ता है जिससे तुम कमली के पास पहुंच सकते हो और यह शादी भी नहीं रुकेगी। बलवंत और रविंद्र आपस में बातें कर रहे होते हैं। कारण कहता है, मैं पृथ्वीपुर जाऊंगा और माधवी से बात करूंगा। बलवंत कहता है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं ताकि तुम और कमली मिल सको। मुझ पर यकीन रखो। रविंद्र चौधरी भी कहते हैं, माधवी से मिलना और उसे समझाना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें उससे मिलने ही ना दे। एक काम कर सकते हो, वहां जाकर कहना कि बलवंत चौधरी का संदेश लेकर आया हूं। हो सकता है कि फिर तुम माधवी से मिल पाओ। रविंद्र जो अपने संग का कारण को बताते हैं तो कारण कहता है, भाई साहब, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं यह काम किसी भी कीमत पर करके आऊंगा। इतने में जसवंत चौधरी कमरे में प्रवेश करते हैं और कारण चुप हो जाता है। जसवंत चौधरी रविंद्र से कहते हैं, तुम यहाँ बैठे हो, बाहर कितने मेहमान आए हुए हैं। विजयगढ़ से राजा साहब आए हैं,
उनका स्वागत करो। वे विदेश जा रहे हैं, इसलिए शादी में नहीं आ पाएंगे, पहले ही आए हैं। रविंद्र चौधरी वहां से उठकर चले जाते हैं। कारण कहता है, मुझे भी निकलना चाहिए पृथ्वीपुर के लिए। वह वहां से निकलता है और घोड़े पर सवार होकर पृथ्वीपुर के लिए रवाना हो जाता है। शाम तक वह पृथ्वीपुर पहुंच जाता है। हवेली के पास घोड़ा रोककर कारण जमींदार की हवेली के दरवाजे पर खड़े दास से कहता है, मैं चौधरी बलवंत का संदेश लाया हूं माधवी के लिए, अंदर जाकर बता दो। दरबान हवेली में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद लौटकर कहता है, आप अंदर चलिए। कारण को एक कमरे में बैठाया जाता है। थोड़ी देर बाद माधवी आती है, अभिवादन करती है और पूछती है, चौधरी साहब का क्या संदेश है? कारण कहता है, माधवी जी, बलवंत बहुत व्यथित है। वह आपको दुखी नहीं करना चाहते, पर उनके पास और कोई मार्ग नहीं है। वह आपका अत्यंत सम्मान करते हैं। माधवी कहती है, सीधे सीधे बताइए, बात क्या है? फिर कारण बलवंत और कमली की प्रेम कथा सुनाता है और कहता है, यदि कमली और बलवंत एक नहीं हुए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। माधवी जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। माधवी कहती है, जब वे किसी और से प्रेम करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? वह अपने पिताजी को नहीं बता सकते थे तो मुझे तो बता सकते थे। मैं मना कर देती अपने पिताजी से। कारण बताता है, उनके पिताजी ने कहा था, अगर वे माधवी या किसी को भी कुछ बताएंगे तो अच्छा नहीं होगा। माधवी बोलती है, कल मेरी शादी बलवंत चौधरी से है और तुम आज कह रहे हो कि बलवंत चौधरी किसी और से प्रेम करते हैं। मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? तब कारण कहता है, माधवी जी, मेरी शादी भी कमली से पक्की हो चुकी थी। मेरी शादी भी 15 दिन बाद है, पर जैसे ही मुझे पता चला कि कमली और बलवंत एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो मैंने सोचा कि मेरा प्रेम मुझे मिले या ना मिले, पर बलवंत और कमली को मिलना चाहिए। माधवी कहती है, मेरे पिताजी को जानते हो, वे बहुत अच्छे हैं, पर ऐसे में वे रामपुर और वहां के चौधरी को नहीं छोड़ेंगे। यह असंभव है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कारण पृथ्वीपुर बारात तो आएगी, शादी भी होगी कल ही। जरूरी नहीं कि शादी बलवंत चौधरी से हो, बाकी का देख लो कारण, क्या करना है? और उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। माधवी के शब्दों से कारण सोच में पड़ जाता है और वहां से निकलकर अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। चलते चलते रामपुर पहुंचता है। वहां बलवंत उसका इंतजार कर रहा होता है। कारण के पहुंचते ही बलवंत अधीर होकर पूछता है, क्या हुआ पृथ्वीपुर में? माधवी ने क्या कहा? कारण कहता है, भाई, तुम परेशान ना हो, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी शादी कमली से ही होगी। और हाँ, किसी से कुछ मत बोलना। कल बारात भी जाएगी और शादी भी होगी पृथ्वीपुर में। रामपुर में चौधरी की हवेली में शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह बारात बड़े धूमधाम से पृथ्वीपुर के लिए निकलती है। चौधरी जसवंत सिंह बहुत खुश है। उनके बेटे का विवाह बहुत बड़ी जमींदार के यहाँ होने जा रहा है। इधर कारण के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बारात पृथ्वीपुर पहुंच चुकी है। बारात के रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। पृथ्वीपुर पूरा रोशनी से जगमगा रहा है। बारातियों का स्वागत बड़े जोर शोर से हो रहा है। एक कमरे में दूल्हा बलवंत, रविंद्र और कारण रुके हुए हैं। दूल्हा तैयार होकर हाथी की पालकी पर बैठ चुका है। उसके माथे पर सेहरा बंधा हुआ है। वहां का रिवाज है कि सेहरा बंधने के बाद दूल्हे का चेहरा शादी के फेरे होने तक कोई नहीं देख सकता। नाच गाना जोर शोर से चल रहा था। बारात हवेली की ओर बढ़ रही थी। हवेली के बाहर पृथ्वीपुर के जमींदार बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही बारात हवेली पहुंची, महिलाओं ने दीपकलश लिए खड़े होकर स्वागत किया। जसवंत चौधरी महिलाओं के कलश में बहुत सारा सोना चांदी डालते हैं। बारात हवेली के अंदर विशाल मैदान में पहुंचती है। सभी बारातियों के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रबंध किया गया है। सभी बाराती भोजन में व्यस्त हो गए। एक ओर शादी की रस्में चल रही थी। दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहनाई और फिर दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला पहनाई। उसके बाद फेरे हुए। शादी संपन्न होने के बाद जब दूल्हे का सेहरा हटाया गया तो सभी लोग चौंक गए। दूल्हा बलवंत की जगह कारण था। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के रह गए। पृथ्वीपुर के जमींदार चौधरी से बोले, यह तूने हमारे साथ धोखा क्यों किया? चौधरी, इसकी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। चौधरी जसवंत घबराकर बोले, पृथ्वीपुर के जमींदार, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। मेरे बेटे ने मुझसे धोखा किया है।
आप मुझे माफ करें। चौधरी जसवंत अपनी तलवार निकालकर कारण की तरफ दौड़े। तभी माधवी उनके सामने आ गई। चौधरी बोले, हट जाओ लड़की, इसका तो आज अंत कर दूंगा। इसने भी विश्वासघात किया है। माधवी कहती है, आप दूर रहिए, ये मेरे पति है। इन्हें किसी ने छुआ भी तो मैं भवानी की कसम खाती हूँ, एक आदमी भी वापस रामपुर नहीं लौटेगा। बारात पृथ्वीपुर से वापस जा चुकी है। पृथ्वीपुर के जमींदार, उनकी पत्नी माधवी और कारण एक और बैठे हुए हैं। माधवी कहती है, पिताजी मुझे माफ कर दें, मेरी शादी मेरी पसंद से हुई है। ये नारायणपुर के जमींदार के बेटे कारण है। शादी तय होने के बाद मुझे पता चला कि बलवंत और कमली एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने सोचा कि उनका मिलन होना चाहिए। कारण कहता है, माधवी आपसे मेरी शादी हुई है, मैं अपना पति धर्म निभाऊंगा, पर पहले मुझे पास के जंगल में जाना है जहां बलवंत मेरा इंतजार कर रहा है। उसे और कमली को मिलाना है। मैं अपना वादा निभाकर वापस आऊंगा और आपको अपने घर ले जाऊंगा। कारण माधवी से विदा लेकर जंगल में निकलता है और अपने दोस्त बलवंत के पास पहुंच जाता है। जंगल में बलवंत उसका इंतजार कर रहा था। कारण के पहुंचते ही बलवंत पूछता है, क्या हुआ वहां, बताओ मुझे। कारण कहता है, दोस्त सब ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमली के पास ले चलता हूं। दोनों नारायणपुर के लिए रवाना होते हैं। कमली तालाब के किनारे गुमसुम बैठी हुई थी। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह पूछती है, कौन। मूर्ति को देखती है तो बलवंत को पहचानती है। कमली बलवंत से लिपटकर रोने लगती है। आपने मेरी खबर ही नहीं ली, मैं तो आपको याद करके तिल तिल मर रही थी। बलवंत कहता है, कमली मुझे भी नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। मैं तो तुम्हारी याद में पागल सा हो गया था। हम आज कारण की वजह से मिल पाए हैं। बलवंत कारण को गले से लगा लेता है। कारण कहता है, बलवंत तुम लोगों के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब तुम्हें यहां से दूर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी चौधरी साहब को पता चल गया होगा कि तुम यहां आए हो। वह तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। तुम लोग यहां से नाहरगढ़ चले जाओ। वहां मेरा दोस्त वीरेंद्र सिंह रहता है। मैं उसे पत्र लिख देता हूं, वह तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। मेरा घोड़ा ले जाओ, उसके ऊपर बंधे थैले में थोड़ा सा धन रखा है जो तुम्हें जरूरत पड़ने पर काम आएगा। अब तुम लोगों को यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वह कभी भी आ जाएंगे। कारण और बलवंत एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेते हैं। इधर रामपुर बारात वापस आ गई है। जसवंत चौधरी बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने अपने लोगों को बुलवाया और कहा, जाओ और बलवंत को ढूंढ कर लाओ। जब तक बलवंत का पता नहीं चले तब तक लौटकर मत आना। मुझे बलवंत चाहिए, किसी भी कीमत पर। आज उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इधर बलवंत और कमली घोड़े पर सवार होकर आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। कमली कहती है, मलिक आपने अपना क्या हाल बना लिया है। दोनों एक दूसरे से मिलकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे पूरी दुनिया उनकी हो गई हो। दिन भर यात्रा करने के बाद रात तक वे एक गांव में पहुंचते हैं और वहां के मुखिया के घर रुकते हैं। मुखिया बलवंत को पहचान जाता है, क्योंकि वह जसवंत चौधरी का मित्र है और बलवंत की शादी में भी गया था। उसने माधवी और बलवंत की शादी के बाद की घटनाओं को सुना था। मुखिया बलवंत की बहुत खातिरदारी करता है और उसे अपने घर में ठहराता है। कमली और बलवंत पास में ही बातें कर रहे थे। मुखिया को बलवंत पर जरा भी शक नहीं होने देता कि वह जसवंत चौधरी का मित्र है, और चुपके से अपने आदमी को रामपुर भेजकर जसवंत को खबर देता है। अगली सुबह जब बलवंत और कमली जाने के लिए तैयार होते हैं तो मुखिया उन्हें रोककर कहता है कि आज उनके यहाँ बच्चे का जन्म उत्सव है, इसलिए वे एक दिन और रुक जाएं। बलवंत और कमली मुखिया की चाल को नहीं समझ पाते। मुखिया अपने बेटे से कहता है कि वे लोग शंकर भगवान के मंदिर दर्शन करने जाएं। सुबह का नाश्ता करके वे लोग मंदिर की ओर चल देते हैं। जब वे दर्शन करके वापस आते हैं, शाम होने को होती है। मुखिया के घर पर कुछ घोड़े नजर आते हैं, जिनमें से एक जसवंत चौधरी का घोड़ा था। बलवंत तुरंत समझ जाता है। बलवंत और कमली तेजी से एक ही घोड़े पर बैठकर मुखिया के बेटे से कहते हैं, कमली के गले की माला मंदिर के पास गिर गई है, हम उसे लेकर आते हैं, और फिर विपरीत दिशा में घोड़े को दौड़ा देते हैं। उधर मुखिया का बेटा घर के अंदर आता है और मुखिया उससे पूछता है कि वे लोग कहाँ हैं। लड़का माला वाली बात बताता है और पास में छिपा हुआ जसवंत चौधरी सब समझ जाता है।
वह अपने आदमियों को कहता है, सब लोग जल्दी बाहर आओ और बलवंत का पीछा करो। चौधरी और उसके लोग उसी दिशा की ओर घोड़ा दौड़ाते हैं जिस दिशा में बलवंत और कमली गए थे। आगे जाकर जसवंत कहता है कि यहाँ से अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए 3-4 ग्रुपों में बढ़ जाओ और अलग अलग दिशाओं में जाओ। बलवंत और कमली घोड़े से भागते हुए एक जंगल में चले जाते हैं। चौधरी और उसके आदमी भी पीछा करते हुए जंगल में घुस जाते हैं। अंधेरा होते होते बलवंत और कमली एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। उनका घोड़ा थक गया था और उन्हें भी भूख प्यास लगने लगी थी। कमली को डर लग रहा था और वह बलवंत से चिपकी हुई थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कमली बलवंत से कहती है, मलिक, अगर बड़े मलिक ने हमें पकड़ लिया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा कमली, हम सुरक्षित हैं। यहां से निकलेंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे जहां कोई हमारे प्यार के बीच नहीं आएगा। हमारा एक छोटा सा परिवार होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बलवंत कमली को समझाता है और परिवार की बातें सुनकर कमली शर्मा जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में दुनिया से बेखबर होकर सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो जाती है। जब घोड़े की टॉप की आवाज उनके कानों में पड़ती है तो बलवंत अचानक जाग जाता है और कमली को उठाता है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वे लोग हमारे पीछे आ गए हैं, बलवंत कहता है। बलवंत और कमली जल्दी से घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। घोड़ा हवा से बातें कर रहा है और वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक पैर बीत जाता है लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वे पानी पीने के लिए झरने के पास रुकते हैं। पानी पीकर जैसे ही खड़े होते हैं उन्हें सांपों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे फिर वहां से भागते हैं लेकिन पीछा करने वाले लोग उनके और पास आ जाते हैं और दिखने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दोनों तरफ घना जंगल है और दूसरी तरफ एक नदी बह रही है। वे नदी के समतल पर पहुंचते हैं और उनके पीछा करने वाले लोग भी उनके पीछे चले आते हैं। आगे पहुंचने पर वे देखते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है। नदी ऊंचाई से खाई में गिर रही है और खाई इतनी गहरी है कि नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। बलवंत और कमली घोड़े से उतर जाते हैं। चौधरी जसवंत और उसके आदमी पास आ रहे हैं। कमली और बलवंत एक दूसरे को देखते हैं और एक निश्चय करते हैं। चौधरी के आदमी उनके पास आते हैं और जसवंत चौधरी कहता है, अपने लट्ठी से जाओ और दोनों को पकड़ कर लाओ। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं बलवंत और कमली एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा देते हैं और नदी में गिर जाते हैं। चौधरी का एक आदमी कहता है, मलिक, वे लोग इतनी ऊंचाई से गिरे हैं, जिंदा नहीं बचेंगे। नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, यहां से गिरकर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। थोड़ी देर बाद चौधरी और उसके आदमी वहां से वापस चले जाते हैं। उधर बलवंत और कमली जब नदी में कूदते हैं तो वे लोग नदी के किनारे बहते हुए जाते हैं और झाड़ियों में फंस जाते हैं। किसी ने सही कहा है, जाको राखे सया, मार सके न कोई। झाड़ियों में फंसे हुए वे नीचे नहीं गिरते। जब बलवंत को होश आता है तो वह देखता है कि वे झाड़ियों में फंसे हुए हैं और ऊपर से नदी का पानी तेजी से गिर रहा है। बलवंत झाड़ी से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ पैर और शरीर में लकड़ी के टुकड़े घुसे हुए हैं। वह एक एक करके सभी टुकड़ों को निकालता है और धीरे धीरे पत्थरों के किनारे पर आ जाता है। उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। वह अपना कुर्ता फाड़कर खून बहने वाली जगहों को बांध लेता है। फिर वह कमली के पास जाता है जो अभी भी बेहोश है। बलवंत उसे खींचकर पत्थरों के किनारे पर ले आता है, कमली को होश में लाने की। बलवंत ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वह देखता है कि वे एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां से ऊपर चढ़ना असंभव है और नीचे उतरना अत्यंत कठिन। रात होने को है और कमली बेहोश है। बलवंत असमंजस में है। चारों ओर नदी के पानी की गर्जना हो रही है। कमली का सिर अपनी गोद में रखते हुए उसे होश में लाने का प्रयास करता है लेकिन वह अब भी बेहोश है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वह नींद में चला जाता है। जब वह जागता है तो देखता है कि कमली को होश आ रहा है। कमली पूछती है, हम कहाँ हैं मलिक? और उठने की कोशिश करती है पर दर्द के कारण उठ नहीं पाती। मुझे क्या हुआ है? मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ? वह फिर से नीचे देखती है और डर जाती है। बलवंत कहता है, घबराओ मत, हम सुरक्षित हैं। बस थोड़ी ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, जल्द ही निकलेंगे।
बलवंत पास के पेड़ की लंबी शाखाओं से रस्सी बनाता है, उसे मजबूत करता है और कमली को कमर से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारता है। फिर खुद भी नीचे आता है। वे जंगल में लगे फलों को तोड़कर खाते हैं। कमली कहती है, मलिक, आप मेरे कारण कितना परेशान हुए। आप एक जमींदार परिवार के बेटे हैं। आपने मुझसे प्यार क्यों किया? आपकी जिंदगी मेरे आने से पहले कितनी अच्छी थी और आज मेरे कारण दर दर भटक रहे हैं। बलवंत कहता है, ऐसा नहीं है कमली, तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अब मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगी। बातें करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दूर एक गांव नजर आता है और उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे तेजी से गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव में ठहरने का ठिकाना मिल जाता है और वहां के वैद्य उनके जख्मों का इलाज करते हैं। कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर वे गांव वालों से विदा लेते हैं और विन्हारगढ़ के लिए निकलते हैं। कमली और बलवंत बहुत खुश हैं और खुशी खुशी नाहरगढ़ के पास पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा मेला लगा हुआ था। कमली कहती है, मलिक, मुझे मेला घूमना है। बलवंत कमली के साथ मेले में जाता है। मेले में कई दुकानें लगी हुई हैं, चूड़ी, कपड़े, मिठाई, बर्तन और नाटक नौटंकी। वे घूमकर थक जाते हैं और एक झूले के पास खड़े हो जाते हैं। तभी कमली देखती है कि एक बच्चा झूले से लटक रहा है और गिरने वाला है। वह चिल्लाती है, मलिक, वह बच्चा गिर जाएगा। बलवंत झूले के नीचे पहुंचता है और बच्चा एक झटके में नीचे गिरता है। बलवंत उसे हवा में ही पकड़ लेता है। लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बच्चे की मां बलवंत के पास आकर कहती है, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे। हम नाहरगढ़ के जमींदार के घर से हैं। कृपया हमारे साथ घर चलें और हमें सेवा का अवसर दें। बलवंत कमली से इशारों में पूछता है कि क्या करना है। कमली सहमति में सिर हिलाती है और वे महिला के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। महिला बलवंत और कमली का आभार प्रकट करती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए आग्रह करती है। वह कहती है, आप लोगों को मेरे साथ चलना ही होगा। हमें भी सेवा का अवसर दें। महिला अपना परिचय देती है, मैं नाहरगढ़ के जमींदार ठाकुर रतन सिंह की पत्नी मनोरमा हूं। बलवंत और कमली से वह पूछती है, आप लोग कौन हैं? बलवंत जवाब देता है, हम परदेसी हैं और यह मेरी प्रेमिका कमली है। हमारे परिवारों को हमारा रिश्ता पसंद नहीं, इसलिए हम भाग कर आए हैं। हमारी शादी को परिवार वाले कभी स्वीकृति नहीं देंगे, इसलिए हम गांव छोड़कर आए हैं। मनोरमा कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं। मैं आप दोनों की शादी यहीं करवाऊंगी। नाहरगढ़ पहुंचने पर मनोरमा देवी उन लोगों के रहने की व्यवस्था अपनी हवेली में करती है और ठाकुर रतन सिंह को सारी घटना बताती है। रतन सिंह भी उन दोनों का आभार प्रकट करते हैं और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। 4 दिन बाद कमली और बलवंत की शादी है। कमली बहुत खुश है। वह बलवंत से कहती है, मलिक, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए हमने इतनी परेशानी झेली है। परिवार से दूर हुए हैं, हमारी जान पर भी बनाई थी, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। 4 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और फिर हम एक दूसरे के जन्म जन्मांतर के साथी हो जाएंगे। हमारा छोटा सा परिवार होगा जिसमें आप, मैं और हमारे बच्चे होंगे। बलवंत कमली को अपनी बाहों में लेता है और कमली शर्म से लाल हो जाती है। शादी का दिन आ जाता है। कमली बहुत सज धज कर तैयार होती है। ठाकुर रत्न सिंह शादी की बेहतरीन व्यवस्था करते हैं और कई मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। आज बलवंत और कमली एक दूसरे को वरमाला पहनाकर सदा के लिए एक हो जाते हैं। शादी के बाद रतन सिंह उन्हें कुछ दिन अपने पास रखने के बाद रहने के लिए एक घर देते हैं और बलवंत को अपना मुनीम बना देते हैं। ठाकुर रत्न सिंह उन दोनों को बच्चों की तरह रखते हैं और कमली उन्हें अपने पिता की तरह सम्मान देती है। कमली पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। वह बहुत से व्रत रखती है और अपना अधिकतर समय पूजा में लगाती है। बलवंत और कमली की जिंदगी खुशी से चल रही है। फिर एक और खुशी का समय आता है जब कमली गर्भवती होती है। बलवंत कमली का और अधिक ध्यान रखता है। कुछ समय बाद कमली एक स्वस्थ सुंदर बच्ची को जन्म देती है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और उसकी शरारतें बलवंत और कमली को प्रसन्नता से भर देती है। वे अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं। उसकी चंचलता और शरारतें उनका मन मोह लेती है, लेकिन कहते हैं
कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बलवंत और कमली के साथ भी यही हुआ। कमली की तबीयत अचानक बिगड़ी और बलवंत ने अथक प्रयास से दूर दराज के वैद्यों को बुलवाकर इलाज करवाया, पर उसे कोई राहत नहीं मिली। अंततः कमली अपनी 7 साल की बेटी को छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। कमली के जाने के बाद बलवंत बुरी तरह टूट गया, जैसे उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई हो। ठाकुर रतन सिंह ने उसे बहुत समझाया और कहा, अपनी बेटी के लिए तो तुम्हें संभालना ही होगा। ठाकुर साहब की बात बलवंत की कुछ समझ में आई और उसने सामान्य जीवन जीने की कोशिश शुरू की, परंतु कमली की यादें उसके दिलो दिमाग से मिटती नहीं थी। बलवंत अपने काम पर जाने लगा और उसकी बेटी घर का काम करने लगी। जब कमली की अचानक मृत्यु हुई तब उसकी आत्मा को यमदूत लेकर गए, लेकिन कमली की आत्मा भी बलवंत और अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसकी आत्मा भी अत्यंत दुखी थी। यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमराज कमली की आत्मा की स्थिति देखकर बोले, बेटी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, पर हम सभी सृष्टि के जीवन चक्र से बंधे हुए हैं। हमारे भी कुछ नियम कायदे हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह पृथ्वी पर तो नहीं भेज सकता, पर तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि तुम अपना पुराना शरीर लेकर अपनी बेटी के पास जा सकती हो, पर कुछ शर्तों के साथ। कमली ने पूछा, यह शर्तें क्या होंगी? तब यमराज ने बताया, तुम सूर्य निकलने के बाद से सूर्यास्त तक अपनी बेटी के पास रह सकती हो। तुम अपने पति को स्पर्श नहीं करोगी। तुम अपने घर और अपनी बेटी के पास के अलावा कहीं नहीं जा सकोगी। तुम अपना कोई भी वस्त्र वहां नहीं छोड़ सकती। अगर कोई भी वस्त्र वहां रह गया तो फिर वापस यहां नहीं आ पाओगी। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें स्पर्श किया और फिर संबंध बनाया तो तुम सोचने समझने की शक्ति खो दोगी और फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करोगी। अगर ये शर्तें मंजूर हो तो तुम जा सकती हो अपनी बेटी से मिलने। कमली ने सोच विचार के बाद यमराज की सभी शर्तें मान ली। फिर यमराज ने उसे उसकी बेटी के पास भेज दिया। बेटी जब मां को देखती है तो उसके गले लग जाती है और बहुत खुश हो जाती है। दिन में बलवंत घर पर नहीं होता, वह ठाकुर के यहाँ काम पर जाता है और कमली को अपनी बेटी के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलता है। रात होने से पहले कमली यमलोक लौट जाती है। बच्ची भी अब बहुत खुश रहने लगी। घर का सारा काम, चाहे वह चक्की से आटा पीसना हो, खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना हो, सब कमली आकर कर जाती है। बलवंत जब घर आता है तो देखता है कि घर के सारे काम अच्छे से हो रहे हैं और उसे बना बनाया खाना भी मिल जाता है। बलवंत ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो? तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं थोड़े ही करती हूँ, यह सब माँ आकर करती है, वही सारे काम करके जाती है। बलवंत सोच में पड़ जाता है। अगले दिन बलवंत बीमारी का बहाना बनाकर घर में आराम करता है। तभी कमली घर के कामकाज में जुट जाती है। वह सारा काम निपटाकर अपनी बेटी से विदा लेकर जाने को होती है। तभी पीछे से बलवंत उसकी ओढ़नी खींच लेता है। कमली मुड़कर देखती है तो बलवंत खड़ा होता है। वह कहती है, मलिक, मुझे मेरी ओढ़नी वापस दे दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बलवंत उसकी बात नहीं मानता और कमली वहीं रह जाती है, क्योंकि ओढ़नी के बिना वह वापस नहीं जा सकती। धीरे धीरे बलवंत और कमली पहले जैसे साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद कमली फिर से मां बनती है और एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। वह बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी शादी तय हो जाती है। जब शादी का दिन आता है तो कमली बलवंत से कहती है, मलिक, आज हमारे बेटे की शादी है, मैं बहुत खुश हूं। बलवंत सोचता है, इतने वर्षों से वह कहीं नहीं गई, अब क्या जाएगी, इसलिए वह कमली को उसकी ओढ़नी दे देता है। कमली बहुत खुश होकर नाचने लगती है, लेकिन अचानक उसकी आत्मा और शरीर में परिवर्तन आ जाता है। वह कहती है, बलवंत चौधरी, तुमने एक आत्मा के साथ वह सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम माफी के लायक नहीं हो। आत्मा बनी कमली बलवंत चौधरी को श्राप देती है, तुमने मुझे बंदी बनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारे खानदान में कोई भी व्यक्ति विधुर नहीं होगा। सबसे पहले मृत्यु आदमियों की होगी, औरतों की मृत्यु बाद में होगी। तब से चौधरी परिवार को यह श्राप मिल गया और वह एक श्रापित खानदान के नाम से जाना जाने लगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।